नमस्कार, मैं रामानंद शर्मा आप सभी स्टूडेंटों का रामानंद टेक्निकल क्लासेज में अभिनंदन करता हूं। और मैं जैसे डीसी थ्योरी आपको पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपके सामने एक प्रश्न रखा था कि केबल निर्माता जो है वो केबल की धाराधारिता यानी करंट कैपेसिटी निर्धारित करते समय एक निश्चित गुणक से गुणा करते हैं और करंट की वास्तविक जो है वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको कंपटीशन में उस गुणक का की नॉलेज होना अति आवश्यक है। तो इस गुणक को बंद धारा अतिवचावन गुणक कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में टर्मिनेशन फैक्टर कहते हैं। तो आप अगर मान लीजिए हमें 20 एम्पियर की करंट सर्किट में से गुजारनी है और जो है हमें डोरी, उसके लिए हम किस क्षमता की केबल लाएंगे, इसके लिए इस गुणक का मान जो है 1.23 होता है, जिससे गुणा करके और केबल की धारिता ज्ञात की जा सकती है। तो अब 20 एम्पियर के लिए आपको केबल लानी है तो उसके लिए आपको 1.23 × 20 करना पड़ेगा। तो जैसा कि ये आपका 24.6 यानी आपको फिर 25 एम्पियर की क्षमता वाली केबल लानी होगी। तो अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे जो परिपथ हैं, सर्किट हैं, वो विद्युत परिपथ निर्मित करने के लिए एक वोल्टता स्रोत चाहिए होता है, एक कनेक्टिंग वायर यानी संयोजन तार चाहिए होता है और एक लोड, और उस परिपथ को प्रचालित करने के लिए एक स्विच यानी कुंजी चाहिए होती है। तभी कोई परिपथ निर्मित होता है जब आपका वोल्टता स्रोत हो और भार हो यानी लोड हो और आपका संयोजन तार हो और चौथा आपकी कुंजी हो। एक बार कुंजी नहीं होगी तो काम चल जाएगा, परिपथ पूरा कर सकते हैं, लेकिन 3 जो घटक हैं, वोल्टता स्रोत, भार और संयोजन तार यानी कनेक्टिंग वायर, वोल्टेज जो है सोर्स और लोड, इनके बिना जो है परिपथ पूरा नहीं होता। तो डीसी में फिर परिपथों के बारे में भी आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। अब एक चीज तो मैंने कह दी परिपथ, दूसरा मैं आपको जो समझा रहा था वो ओम के नियम में
आपको ये बता रहा था कि भौतिक अवस्थाएं और तापमान स्थिर रहें, जिसमें तापमान तक के कारक को हम ने क्लियर कर दिया और भौतिक अवस्था स्थिर रहे। तो भौतिक अवस्थाओं में एनवायरमेंटल प्लस जो जैसे तांबे का तार है, एल्यूमिनियम का तार है, तो उसके भिन्न भिन्न प्रतिरोध पाए जाते हैं उसकी विशिष्ट संरचना के कारण। विशिष्ट संरचना के कारण, ये संरचना के कारण पदार्थ का स्वयं का अपना एक विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसे आप प्रतिरोधकता के नाम से निम्न में जानेंगे। तो अब दूसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि विशिष्ट प्रतिरोध, यानी ओम ने अपने प्रतिरोध के नियम का बताए और ये बताया, पहला नियम उनका ये था कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी चालक तार की लंबाई के प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती। दूसरा मैंने आपको बताया था कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल यानी कटाक्ष क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों को मिलाकर के अपन रेजिस्टेंस की गणना करने का फार्मूला निकालते हैं, वो है R समानुपाती L/A, और समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए आपको एक नियतांक काम में लेना पड़ता है और वो है रोह L/A, रोह L/A। तो जहां रोह विशिष्ट पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है, अब विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित करने के लिए हम रो बराबर यदि इस सूत्र से निकालें तो यह आएगा आपके पास RA/L। अब देखिए तारों का जो व्यास होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, वो mm² में देखते हैं आप, लेकिन चूंकि हमें SI मात्रक निकालना है या MKS मात्रक निकालना है तो हम ये तो जानते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब क्षेत्रफल की बात करें तो वो वर्ग में होता है, फिर कोई भी क्षेत्रफल किसी भी चीज का हो तो वो वर्ग में मिलेगा आपको, जबकि आयतन आपको घन में मिलता है। तो इंटू मीटर स्क्वायर, अब मीटर में लेके चल रहा हूं मैं इसको, तो व्यास को, तो इंटू मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मीटर हो गया, तो मीटर से मीटर कट गया, इसका मतलब हो गया ओम मीटर। ओम मीटर जो है वो आपका विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक हो गया। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध की जो टेबल तैयार की जाती है पदार्थों की संरचना के आधार पर, जो है वो एक निश्चित ताप पर निर्मित की जाती है, देखा जाता है, उसको कैलकुलेशन किया जाता है, और वो है ताप 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर इस टेबल में जो आपको विशिष्ट प्रतिरोध मिलेंगे वो ओम सेंटीमीटर में देखने को मिलेंगे। अब देखिए, तो हम यूं कह सकते हैं कि चालक तार का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ये स्पष्ट हो चुका है। अब देखिए तापमान, तो ओम ने एक शब्द क्यों फिक्स किया कि उन्होंने देखा कि वो जिस कमरे में प्रयोग कर रहे थे उसका टेम्परेचर उन्होंने नापा, और फिर एक भिन्न टेम्परेचर वाले कमरे में उन्हीं चीज़ों को लेकर के और फिर कैलकुलेशन की, यानी प्रतिरोध का मान नापा, तो उन्होंने वृद्धि या कमी देखी प्रतिरोधक मान में।
तो उन्होंने देखा कि तापमान भी प्रतिरोध के मान को प्रभावित करता है। तो उन्होंने पदार्थ के इस गुण को ताप गुणांक के नाम से संबोधित किया, जिसे आप अल्फा से प्रदर्शित करेंगे। तो ये ताप गुणांक भी दो प्रकार का बताया उन्होंने। पहली जो उन्होंने ताप गुणांक में की पहली जो परिभाषा दी थी, तो वो ये कहा था कि जब किसी चालक तार में का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसका प्रतिरोधक मान रैखिक रूप से बढ़ जाता है, तो ऐसे पदार्थ धनात्मक ताप गुणांक वाले कहलाते हैं। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, टेम्परेचर ताप का मतलब, और गुणांक का मतलब कोफिशिएंट। तो इस प्रकार की जो गुण रखने वाले थे उनको उन्होंने धनात्मक ताप गुणांक यानी कि पीटीसी कहा। अब उन्होंने ये कहा कि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनका ताप मात्र 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उनका मान रैखिक रूप से कम हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों को उन्होंने ऋणात्मक ताप गुणांक कहा, एनटीसी कहा, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब वर्ष 2011 में एक प्रश्न कहा गया हमसे कि श्रेणी श्रृंखला में लघु वोल्टता वाले लैंपों में धारा प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, जिसके कारण लैंप के फ्यूज होने का डर रहता है। इसके लिए आप कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग करोगे? तो उसमें आपको एनटीसी, पीटीसी, एलडीआर, बीडीआर, थर्मिस्टर वगैरह ऐसे शब्द दिए गए थे, लेकिन हमारा आंसर क्या था? सुरक्षा युक्ति के बतौर यदि विद्युत परिपथ में लैंपों में प्रयुक्त किया जाता है तो वो कौन सा है? आपके एनटीसी। अब मैं धनात्मक ताप गुणांक वाले पदार्थ जैसे आपका कॉपर है, आपका एल्यूमिनियम है, आपका जीआई वायर है, ये इत्यादि आते हैं। लेकिन ऋणात्मक ताप गुणांक में जैसे कागज है, रबर है, प्लास्टिक है, ये आते हैं। अब देखिए, हमने ये प्रैक्टिकली रूप से देखा हुआ कि लैंप के लघु वोल्टता वाले लैंप के ऊपर एक कैप लगी होती है। वो कैप या तो रबर की होती है या प्लास्टिक की होती है, तो वो इस एनटीसी होती है वास्तव में। अब देखिए, तो चारों चीजों पर हमारा प्रतिरोध की निर्भरता आ गई। अब मैं ओम ने जिस चीज को ताप गुणांक कह रहे थे वो, तो देखिए अब मैं आपसे एक प्रश्न किया था मैंने कि ओम मीटर और मल्टीमीटर या मेगर से मापा गया प्रतिरोध वास्तविक प्रतिरोध का मान नहीं होता। जब प्रतिरोध का मान अंकित करते हैं तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है, और वो जो प्रतिरोध होता है वो हमने मान लिया वास्तविक प्रतिरोध जो है वो R0 है। अब इस R0 जैसे ही बाजार में आएगा तो उस पर ताप गुणांक प्रभावी होगा, और वो तापमान के अंतर के कारण होगा।
तो वास्तविक जो बाजार में आया उस चालक तार का प्रतिरोध जो है RT यानी R टोटल, तो वो जो आपका क्या आया अल्फा R0T, और फिर ये उसमें प्लस हो गया, तो मूल क्या था आपका R0, तो उन्होंने फिर R0 को कॉमन लिया और अल्फा T प्लस 1 ये RT का मान कैलकुलेशन से निकाला। यानी कि अब वास्तविक गणना करने के लिए जो वास्तविक प्रतिरोध का मान ओम मीटर या मल्टीमीटर या आपका मेगर नापता है वो इस मान को नापता है। अब ताप गुणांक की कैलकुलेशन कैसे की जाए? क्या हम हर कोई व्यक्ति या हर इलेक्ट्रीशियन ये फैक्ट्री वाले से पूछने तो नहीं जाएगा कि इसका तापमान कितना था, इसका रेजिस्टेंस कितना था इस प्रतिरोध का। इसलिए फिर उन्होंने तापमान के परिवर्तन के कारण जो प्रतिरोधक मान में कमी या वृद्धि होती है उसके लिए उन्होंने ये माना कि T1 समय टाइम पर, T1 तापमान पर, टाइम गलत बुलाया गया, T1 तापमान पर किसी चालक तार का प्रतिरोध R1 है, तो वास्तविक जो वैल्यू होगी वो होगी कि एक तो R0 अल्फा ताप गुणांक प्रभावी रहेगा T1 प्लस 1, तो ये समीकरण एक रखा उन्होंने। और फिर दूसरी जो तापमान में परिवर्तन था उसके कारण जो प्रतिरोधक मान आया वो मान लीजिए R0 अल्फा ताप जो था T2 प्लस 1। अब उन्होंने क्या कहा, समीकरण 1 में 2 का भाग दे लो या 2 में 1 का भाग दे ले, तो मैं 2 में 1 का भाग दे रहा हूं। भाग देने पर अब देखिए कि R2 बटे R1, इधर R2 की वैल्यू इधर क्या है R0 अल्फा T2 प्लस 1 बटे R0 अल्फा T1 प्लस 1। अब देखिए R0 से R0 कट गया तो आपके पास आया R2 बटे R1 बराबर अल्फा T2 प्लस 1 बटे अल्फा T1 प्लस 1। यानी अब आपको वो जो था निर्माता ने मान अंकित किया था उसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, उसके बाद भी आप ताप गुणांक की गणना कर सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको ऐसे न्यूमेरिकल का दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि ये केवल कब लागू होगा ताप गुणांक की गणना करने के लिए, जब प्रतिरोधक मान में वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी कि पीटीसी के मामले में ताप गुणांक की गणना करते समय ये फार्मूला लगाया जाएगा। अगर एनटीसी है तो उस स्थिति में फिर आपको R2 बटे R1 बराबर अल्फा T2 माइनस 1 बटे अल्फा T1 माइनस 1 ये सूत्र लगाना पड़ेगा। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल जो है वो बता रहा हूँ कि हमें जो दिया गया था कंपटीशन में कि 10 डिग्री सेल्सियस पर एक क्षेत्र कुंडल, क्षेत्र कुंडल का मतलब देखिए यहाँ कॉइल भी हो सकता है, फील्ड कॉइल, और वैसे हम क्षेत्र कुंडल जो है जनरेटर और मोटर में वाइंडिंग को कहते हैं। तो वाइंडिंग के अब यहाँ मैं कई नाम आपको बता रहा हूँ। देखो निम्मी में कई वर्डों से हमारे वाइंडिंग शब्द को जो है वो आप
पेपर में देखते हैं। पहले जैसे क्षेत्र कुंडल फील्ड वाइंडिंग, तो वो केवल आपको डीसी में कहेगा, लेकिन वाइंडिंग जहां कह रहा है वहां फिर उसका अर्थ है चक्करदार, घुमावदार, लपेटन और कुंडलन। तो अब देखो बाइंडिंग के ही एक पेपर में आपको कई नाम मिल जाएंगे। चक्करदार भी कह सकता है, कुंडलन भी कह सकता है, घुमावदार भी कह सकता है, लपेटन भी कह सकता है। तो इस बात के लिए आप इन 4 वर्डों को जब बाइंडिंग पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो अब मैंने कहा कि 10 डिग्री सेल्सियस पर एक क्षेत्र कुंडल का प्रतिरोध 20 ओम है और 20 डिग्री सेल्सियस पर उसका प्रतिरोधक मान 25 ओम हो जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप गुणांक की गणना करो। तो देखिए आपको ये फार्मूला है, क्योंकि यहाँ वृद्धि हो रही है, 20 से 25 जो है प्रतिरोध का मान हो रहा है, तो फार्मूला लगेगा हमारा R2 बटे R1 बराबर अल्फा T2 प्लस 1 बटे अल्फा T1 प्लस 1। R2 आपका 25 ओम है, R1 आपका 10 ओम है, अल्फा आपको ज्ञात करना है, T2 आपका 20 है प्लस 1 और अल्फा अब आपका ये 10 है। मैं उसको टेम्परेचर को लग गया था, सॉरी, है ना, 25 बटे 20, क्योंकि पहला जो है आपका R1 वो क्या है 20 ओम, तो अल्फा इंटू 10 प्लस 1। अब देखिए 55, 25, 5 चक्कू 20, ये हो गया आपका 5/4। अब देखिए 20 अल्फा प्लस 1 और 10 अल्फा प्लस 1, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, जिसे आप वज्र या कर्ण गुना कहते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 5 को इससे गुना करेंगे तो 50 अल्फा प्लस 5 बराबर 20, तो 20 को 4 से गुना करेंगे तो 80 अल्फा प्लस 4। अब इसका पक्षांतरण करने पर तो 80 अल्फा माइनस 50 अल्फा बराबर 5 माइनस 4, ये मैं लिख सकता हूँ पक्षांतरण से। तो 30 अल्फा बराबर 4, यानी कि अल्फा बराबर 4 बटे 30, यानी 2 बटे 15। अब 2 बटे 15 तो आप देखेंगे कि ये आपका 1 से भी कम मान आएगा, क्योंकि देखिए अगर पॉइंट लगाएंगे, वो 0 लगाएंगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा अपन को, और ये 20 हो गया और 15 कम 15, फिर आपका 5 बचेगा और 15 × 45, यानी कि आपका 0.13 के लगभग ये अल्फा का मान होगा। लेकिन अल्फा की इकाई ज्ञात करने के लिए मैं आपके सामने फिर इसी उस पर आ रहा हूं जो मैंने आपको ये बताया था कि अब यहां पर देखिए RT बटे R0 बराबर अल्फा T1 प्लस 1। इस स्थिति में अब हम 1 को इधर लाएं तो RT बटे R0
-1 बराबर अल्फा बटे टी। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, आर टी बटे R0 -1 बटे टी। अब देखो ये एक प्रतिरोधक मान है तो इसका मात्रक ओम हो गया और बटे यानी प्रति। अब ओम बटे ओम, तो ओम बटे में भी ओम है और बटे में टी है, तो ओम इंटू डिग्री सेल्सियस। कई एग्जामों में ओम प्रति ओम इंटू डिग्री सेल्सियस ताप गुणांक का ऑप्शन में हमको जो है यूनिट दे देता है, लेकिन बेचारे लड़के स्टूडेंट आप जो हैं वो प्रति डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आपको इतना नहीं बताया जाता कि कैसे निकल करके आया है, तो आप प्रति डिग्री सेल्सियस ताप गुणांक का यूनिट देखते हैं और उसी आधार पर वहाँ ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो आपको नहीं मिलता और आप जो है वहाँ पीछे रह जाते हैं कंपटीशन में। तो एक बात ध्यान रखना, एक बार आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन की गलती कर जाओगे ऑप्शन में, लेकिन न्यूमेरिकल जो है, जैसे कि मैंने कहा डीसी में न्यूमेरिकल्स का सबसे ज़्यादा वो होगा डीसी थ्योरी में, तो न्यूमेरिकल अगर कोई आया है आपके पास और आपने सही कैलकुलेट कर दिया है तो 100% आपका ऑप्शन राइट होता है, और राइट होता है तो वो उस चीज में किसी प्रकार का कोई अपवाद भी नहीं होता। तो अब देखिए कि ये मैंने आपको ताप गुणांक, अब अगर हमसे ताप गुणांक का मात्रक पूछे कि ताप गुणांक का मात्रक क्या है, तो आप या तो ऑप्शन में ये देखना कि ओम प्रति ओम इंटू डिग्री सेल्सियस है या नहीं। अगर ये नहीं मिलता है तो आपको प्रति डिग्री सेल्सियस तो आप जैसा सभी जानते हैं मिलेगा। अब देखिए कि ताप गुणांक को व्यक्त किससे किया मैंने, अल्फा से। इसका मात्रक क्या बताया मैंने आपको, ओम प्रति ओम इंटू डिग्री सेल्सियस, या मिलेगा आपको प्रति डिग्री सेल्सियस। तो जो प्रभावी कारक था तापमान में के कारण प्रतिरोध में परिवर्तन यानी कमी या वृद्धि कर रहा था, वो ताप गुणांक था जिसकी हमने कैलकुलेशन भी की। अब देखिए कि प्रतिरोध के नियम के बाद जिसकी महत्वता आती है, आप बनाएंगे परिपथ। तो परिपथ में घटक यानी कंपोनेंटों का प्रयोग किया जाता है। अब ये घटक जो हैं हमें इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रॉनिक्स में दो प्रकार के घटक मिलते हैं परिपथों में। क्योंकि आपके घर में एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति भी लगी हुई है और एक इलेक्ट्रिकल युक्ति भी लगी हुई है, तो उस स्थिति में हमें सोचना है कि इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है, जो युक्ति है, उसमें जो लगा हुआ घटक है उसे आप क्या कहते हैं। तो ओम ने दो प्रकार के घटक बताए, एक तो निष्क्रिय घटक पैसिव कंपोनेंट, दूसरा सक्रिय घटक एक्टिव कंपोनेंट। तो आपने कंपटीशनों में निम्न में से कौन सा निष्क्रिय घटक है, निम्न में से कौन सा सक्रिय घटक है, ऐसे आपने क्वेश्चंस
चाहे ऑनलाइन क्लासेज में या फिर ऑफलाइन क्लासेज में, या आपने कोई गाइडलाइन बुक जो देख रहे हैं उसमें मिलेंगे। तो निष्क्रिय घटक किसे कहते हैं? वे घटक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, वे घटक जो ओम के नियम का पालन करते हैं निष्क्रिय घटक कहलाते हैं, और वे घटक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें सक्रिय घटक कहा जाता है। इसकी बिल्कुल स्पष्ट व्याख्या आपके कमेंटों के आधार पर, आपके लाइक के आधार पर, आपके सब्सक्राइब के आधार पर मैं आपको जैसा आप कहेंगे वैसे स्पष्ट खोल के बता दूंगा कि निष्क्रिय घटक क्यों इसे कह रहे हैं और सक्रिय उसे क्यों कह रहे हैं जो ओम के नियम का पालन ही नहीं कर रहा है। तो अब मैं उन घटकों के नाम बता रहा हूं क्योंकि डीसी थ्योरी में इनके नाम हैं। एक तो प्रेरक यानी इंडक्टर, एक होता है आपका प्रतिरोध रेजिस्टेंस, एक आपका संधारित्र, और संधारित्र यानी कैपेसिटर। तो निष्क्रिय घटकों में प्रेरक आता है, प्रतिरोध आता है, संधारित्र आता है, जबकि सक्रिय घटकों में डायोड है, एससीआर है, ट्रांजिस्टर है, एम्पलीफायर है, मॉसफेट है, यूजेटी है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट आपको देखने के मिलेंगे वो सब सक्रिय घटकों में आते हैं। अब आपके सामने प्रश्न जो है पनप रहा होगा कि गुरुजी ने हमें, सर ने हमें प्रेरक जिनमें प्रेरण पाया जाता है उसको कहा है, तो फिर डीसी में प्रेरक क्यों पढ़ा रहे हैं? इस बात पर विचार करना, कमेंट करना, तो मैं खुल के बताऊंगा। कैपेसिटर, अब ये तो आप जानते हैं कि कैपेसिटर तो साहब एसी में भी युक्ति में लगा होता है और डीसी में भी लगा होता है। तो प्रेरक भी एसी और डीसी दोनों युक्तियों में लगा होता है, लेकिन उसका फंक्शन जो है अलग होता है, कार्य अलग होता है। अब देखिए, अब आपसे कोई पूछेगा कि पैसिव कंपोनेंट कौन से हैं और एक्टिव कंपोनेंट कौन से हैं, तो आप बता देंगे। अब अगर युक्ति आपकी पूछ ले तो कई बार वो क्या भ्रमात्मक यानी हमें भ्रांति पैदा कर देता है और आपको ट्रांसफार्मर जो युक्ति होती है उसको भी ऑप्शन में देता है। जैसे पिछली बार कहा गया था कि निम्न में से सक्रिय घटक कौन सा नहीं है, तो आपको दे दिया गया डायोड, एससीआर, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर और लास्ट में ट्रांसफार्मर दे रखा था। तो फिर सक्रिय घटक वो युक्ति दे रखी थी। इसी प्रकार एक बार आपको 2013 में भी कहा गया था कि निम्न में से निष्क्रिय घटक कौन सा नहीं है। आपको दे रखा था प्रेरक दे रखा था, प्रतिरोध दे रखा था, संधारित्र दे रखा था, ट्रांसफार्मर दे रखा था और नीचे दे रखा था डायोड। तो आपका उत्तर डायोड होगा। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल अपने माइंड में किसी प्रकार का कोई भ्रांति उत्पन्न नहीं करनी है। तो ये घटक के बारे में क्यों बताया कि परपथों में घटक जोड़े जाएंगे। लोड का मतलब है क्या? जो वोल्टता और धारा को कंज्यूम करता है, उपभोगित करता है,
वो लोड कहलाता है। और लोड के रूप में आपकी इंडक्शन मोटर या आपके लैंप या आपके पंखे या आपके इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, कुछ भी हो सकता है। जितने भी भौतिक सुख सुविधा के साधन हैं वो सब आपके लोड का काम कर रहे हैं। इस बात पर भी विचार करना। तो अब देखिए, मैं परिपथ की बात करता हूं। अब हमें यह पता होना चाहिए कि परिपथ कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से आपने 4 परिपथों के नाम सुने होंगे। एक खुला परिपथ, ओपन सर्किट, एक बंद परिपथ, क्लोज सर्किट, एक लघु पथित परिपथ, शॉर्ट सर्किट, एक आपने क्षरण परिपथ यानी लीकेज सर्किट। अब परिपथों को परिभाषित जो किया जाता है, 3 ही प्राचल हैं हमारे, वोल्टता, धारा और प्रतिरोध। उन पैरामीटरों के आधार पर, उनकी विशेषता के आधार पर ही इनको परिभाषित किया जाता है। तो जैसे मैंने एक सर्किट बनाया कि ये एक लोड है और ये कनेक्टिंग वायर है और एक वोल्टेज सोर्स से हमने उसे जोड़ दिया और परिपथ में ये कुंजी लगी हुई है। इस स्थिति में कौन सा सर्किट है? अब ये चूंकि कुंजी खुली हुई है तो प्रतिरोध खुला परिपथ में प्रतिरोध का मान खुले सिरों पर अनंत पाया जाएगा। जब ओम मीटर, मल्टीमीटर और में अगर नापेंगे प्रतिरोध तो आपको अनंत दर्शाएगा ओपन सर्किट में। तो ओपन सर्किट में परिपथ प्रतिरोध का मान अनंत हो जाता है और करंट चलेगी क्या? नहीं चलेगी, इसलिए धारा का मान 0 होता है। और वोल्टता जो उपस्थित होती है वो स्रोत के सिरों पर होती है और स्रोत पर वोल्टता का मान नियत पाया जाता है, क्योंकि कोई कंज्यूम नहीं हुआ, इसलिए वोल्टेज का मान इस परिपथ में निश्चित पाया जाता है। लेकिन जैसे ही आप कुंजी बंद करोगे तो आप देखोगे कि परिपथ में धारा प्रवाह हो जाएगा और वोल्टेज की खपत होगी। तो उस स्थिति में आपके एक निश्चित मान की धारा बहेगी, एक निश्चित लोड जो है प्रचालित होगा और आपकी वोल्टेज की खपत भी निश्चित होगी। तो अब यहाँ रेजिस्टेंस की बात करें तो लोड का अपना खुद का रेजिस्टेंस होगा, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस भी जुड़ेगा, इसमें आपके कुंजी का भी जुड़ेगा और बैटरी स्रोत का भी जुड़ेगा। तो फिर ये कैलकुलेशन किए जाने योग्य है, यानी कि कंप्लीटली निकाला जा सकता है। इसलिए प्रतिरोध भी नियत होगा, धारा भी नियत होगी और वोल्टता भी निश्चित होगी, नियत होगी। तो बंद परिपथ की विशेषता हो गई कि वह परिपथ जिसमें धारा, वोल्टता और प्रतिरोध का मान नियत होता है बंद परिपथ कहलाता है। और वह परिपथ जिसमें वोल्टता स्रोत के सिरों पर निश्चित और प्रतिरोध अनंत और आपकी वोल्टता तो नियत हो गई स्रोत पर, और आपकी धारा 0, तो वो आपका खुला परिपथ कहलाएगा। अब देखिए लघु पथित।
अब ये कहें हम कि धारा अपने नियत मार्ग से ले जा करके और लघु रास्ता तय कर लेती है, लघु रास्ता कम समय में पहुंचती है, तो धारा प्रवाह यानी कौन सा परपथ हो जाता है फिर वो लघु पथित परपथ। वहां धारा प्रवाह आपका अनंत होगा यानी उच्च होगा और वोल्टता शून्य होगी। लघु पथित जहां हो रहा है उस जगह आपको वोल्टता क्या मिलेगी? शून्य मिलेगी। ये लघु पथित परपथ की विशेषता हो रही है। तो धारा प्रवाह अनंत, वोल्टता शून्य और प्रतिरोध का मान नगण्य। नगण्य इसलिए कह रहा हूं कि एक प्रश्न पूछा गया था कि जब दो चालक जहां कहीं भी शॉर्ट सर्किट या लघु पथित होते हैं तो परपथ प्रतिरोध का मान रह जाता है। ऑप्शन में हमारे पास 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 थे। तो मैं आपको बता दूं जहां कहीं भी लघु पथन होता है परपथ प्रतिरोध का मान मात्र 1/6 रह जाता है, जिसकी विस्तृत चर्चा जब हम डेल्टा संयोजन यानी तारा संयोजन 3 फेज में पढ़ेंगे तो वहां एक संयोजन तैयार करोगे आप स्टार, और वहां पर उस स्टार संयोजन का प्रतिरोध देखने के लिए, क्योंकि तीनों छड़ों को या तीनों बाइंडिंगों को जो है कुंडलों को शॉर्ट कराया जाता है और 3 को सप्लाई दी जाती है, और उस संयोजन को आप तारा त्रिकोण तारा कहते हैं यानी स्टार संयोजन कहते हैं। तो इसका विस्तृत व्याख्या मैं आपकी कमेंट्स के आधार पर जब भी 3 फेज पढ़ाऊंगा तो उस स्थिति में आपको समझाया जाएगा। अब डीसी में आगे चलते हैं। हाँ, एक परपथ ये रह रहा था क्षरण परपथ। तो क्षरण परपथ का मतलब हुआ कि परपथ में अगर इंसुलेशन कहीं छिल जाता है तो उस जगह से धारा क्षरित होती है, लीकेज होती है। जैसे आपका कोई बर्तन है और उसमें पानी भरा हुआ है और कहीं उसमें हल्का सा छेद या लीक हो जाए तो वो पानी वहां से रिसाव करेगा। इसीलिए इस क्षरण परपथ को रिसाव परपथ भी कहते हैं। रिसाव परपथ के नाम से भी निम्न में इसको जाना जाता है। उस स्थिति में क्षरण परपथ में आपका विद्युत आघात यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक बढ़ने की संभावना रहती है। और यह प्रश्न आपसे 2 बार पूछा जा चुका है अभी तक कंपटीशन में कि कौन सा परपथ मानव आघात का कारण बनता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? क्षरण परपथ, लीकेज सर्किट। लीकेज सर्किट तो परपथ आपने 4 प्रकार के देखे मेन सर्किट। अब अगर आपसे प्रश्न कर दे कि सबसे उपयोगी परपथ, सबसे उपयोगी परपथ कौन सा है? हाँ, तो क्षरण परपथ यानी कि लीकेज सर्किट यानी कि रिसाव, वो मानव आघात का कारण बनता है। अब जो मुख्य सर्किट हैं वो आपके 4 प्रकार के हैं, और सबसे उपयोगी जो परपथ की मैं अभी आपसे पूछ रहा था, तो
वो है आपका बंद परपथ। देख लीजिए, आप गौर कीजिए, आप सोचिए, क्या खुले परपथ में कोई उपकरण प्रचालित होगा? नहीं। क्या शॉर्ट सर्किट की वाली युक्ति, जहां शॉर्ट सर्किट हो गया है वहां युक्तियों का प्रचालन आगे हो जाएगा? नहीं। जहां क्षरण है वहां खतरा बढ़ जाता है मानवाघात का, इसलिए ये भी उपयोगी परपथ नहीं है। तो फिर उपयोगी अगर परपथ है तो वो है क्लोज सर्किट। तो प्रश्न मैंने किया था, उसका उत्तर क्या हुआ? बंद सर्किट, यानी कि बंद परपथ। अब देखिए, बंद परपथ भी 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेखिक परपथ। अब एक प्रश्न बन गया कि मुख्य परपथ कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर होगा 4। और बंद परपथ के या उप परपथ कितने प्रकार के होते हैं? तो उसका भी उत्तर हो गया 4। अब रेखिक परपथ की बात करते हैं, तो वे परपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते वो क्या कहलाते हैं? रेखिक परपथ। यूं कह दो कि पैरामीटर जो है हमारे धारा और वोल्टेज, उनमें कोई निश्चित संबंध नहीं चलता है, तो वो कौन से हैं? रेखिक चलता है, सॉरी, तो वो हैं रेखिक परपथ। और जिनमें ओम का नियम या धारा वोल्टेज के बीच निश्चित संबंध नहीं चलता है, वो अरेखिक परपथ कहलाते हैं। इनको लाइनर सर्किट कहा जाता है, इनको बाइलेटरल सर्किट कहा जाता है। और एक आपका जो परपथ है वो है एक दिशीय। जिस परपथ में धारा प्रवाह या तो आगे बढ़ा दिया जाए या वापस फेंक दिया जाए, तो युक्ति अगर है एक दिशीय की सबसे अच्छा उदाहरण तो वो है डायोड। और एक दिशीय यानी यूनिडायरेक्शनल सर्किट। इसके बाद आता है दो तरफा परपथ, टू वे सर्किट। जिस परपथ में धारा प्रवाह दोनों दिशाओं में इस ओर से उस ओर और वापस उस ओर से उस ओर कराया जा सके, तो वो दो तरफा परपथ होगा। तो अब रेखिक परपथ की बात पर विचार देना कि हमारे इलेक्ट्रिक उपकरण में, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेखिक परपथ कहाँ तक बना हुआ है? अरेखिक परपथ कौन सा है? एक दिशीय परपथ कौन सा है? और दो तरफा परपथ हम किसे कहते हैं? इस पर जरूर विचार करना। अब मैं आपको यहीं पर इस वीडियो का समापन कर रहा हूं और आपके सुझाव यानी आपके सजेशन और कमेंट्स और लाइक और सब्सक्राइब के आधार पर मैं अगली वीडियो डालूंगा जो डीसी थ्योरी का समापन करेगी। और ये भी विचार कीजिएगा कि क्या आपने डीसी थ्योरी में इन चीज़ों को प्रैक्टिकली रूप से या थ्योरेटिकली रूप से पढ़ा है? केवल डीसी थ्योरी में जिस चैप्टर का नाम आपने डीसी थ्योरी दिया है या जिसको दिया जाता है, जबकि निम्मी की बुक उठा करके देखना, आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो अब मैं आपसे एक बात और कहना चाह रहा हूं कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और मुझे
वो मौका दें कि मैं प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली ज्ञान का एक्सपीरियंस जो है आपको दे सकूं, हस्तांतरण कर सकूं। और मेरी भांजी नेहा कौशिक को मैं टेक्निकल हेल्पर की जो जगह निकली हैं उनमें कुछ प्रतिभाशाली बच्चे जिन्हें थ्योरेटिकल ज्ञान है लेकिन प्रैक्टिकली नॉलेज कम है, जिसके आधार पर वो पीछे रह गए हैं, वो उनको आगे बढ़ाकर उनका मार्गदर्शन करके और मैं मेरी भांजी को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकूं। धन्यवाद।